स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक और स्पेशल टाइप का गुणसूत्र जिसका नाम है पोलीटीन गुणसूत्र। तो इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में हमने एक बहुत ही स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम पढ़ा था, उसका नाम था लैम्प ब्रश गुणसूत्र। तो लैम्प ब्रश को हमने जैसे डिप्लोटीन गुण क्रोमोसोम भी कहा था, डिप्लोटीन गुणसूत्र भी कहा था, क्योंकि वो डिप्लोटीन अवस्था में सबसे अच्छे दिखते हैं। आज अपन एक और महत्वपूर्ण विशेष प्रकार का गुणसूत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलीटीन गुणसूत्र। देखिए, इसका एक अन्य नाम और है, इसको हम स्लाइवरी लारिये सेलाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं, या लारिये गुणसूत्र। लारिये गुणसूत्र। तो पहले हम इन दोनों वर्डों को समझे, पोलीटीन का मतलब क्या होता है। तो ये जो पोलीटीन का मतलब होता है, पोली यानी बहुत सारे, तो इसका पोलीटीन का मतलब होते हैं बहुत सारे या बहुत सारे सूत्र। बहुत सारे सूत्र। सूत्र का मतलब स्ट्रैंड, या इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं मैनी स्ट्रैंडेड, यानी इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं। कैसे कि अभी तक हमने ये देखा था कि जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक गुणसूत्र है जिसके अंदर एक अर्ध गुणसूत्र है, तो इसमें डीएनए का एक अणु होता है। और अगर इसे एक गुणसूत्र ऐसा है जिसके अंदर दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें डीएनए के दो अणु पाए जाते हैं। यानी ये जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक तो ये हो गया और ये एक आपका ये हो गया, एक गुणसूत्र में जैसे इसमें दो अर्ध गुणसूत्र है। अब ये जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं ये स्वयं कुछ धागेनुमा संरचनाओं से बने होते हैं। यानी जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र, जिनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमेटिड भी कहते हैं, ये खुद धागेनुमा रचनाओं से बने होते हैं। जब हम गुणसूत्र की संरचना पढ़ी तो उसमें देखा था धागेनुमा रचनाओं का बने होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्रोमोनीमा। तो उनको क्रोमोनीमा या इनको कहते हैं अपन क्रोमोनीमेटा। तो उन धागेनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा। अब जैसे इसके अंदर ये दो तरह के क्रोमोनीमा है, ये आपस में लिपटे हुए हैं। ये एक अर्धगुणसूत्र हो गया, इसमें दो क्रोमोनीमा होता है। दूसरा अर्धगुणसूत्र ये, इसके अंदर दो क्रोमोनीमा होते हैं, ये आपस में लिपटे हुए रहते हैं। तो अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड जिसको कह रहे हैं, ये धागेनुमा रचनाओं क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा से बना होता है। तो ये जो क्रोमोनीमा है ये क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिड या अर्धगुणसूत्र बनाते हैं। और एक गुणसूत्र में अधिकतम दो अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर अब एक अर्धगुणसूत्र में डीएनए का एक अणु और दोनों अर्धगुणसूत्र में डीएनए के दो अणु, एक अर्धगुणसूत्र में डीएनए का एक अणु होता है और दो अर्धगुणसूत्र होते हैं, तो डीएनए के दो अणु होते हैं। ये तब होता है जब एक नॉर्मल कोशिका विभाजन होता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि डीएनए का जब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखिए तब उस गुणसूत्र के अंदर बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रोमोनीमा बन जाते हैं इस तरह से। ये जैसे क्रोमोनीमा बन गए, खूब सारे क्रोमोनीमा बन जाते हैं। अब ये क्रोमोनीमा क्या करेंगे, फिर आगे जाकर बहुत सारे ऐसे उस गुणसूत्र में बहुत सारे अर्ध गुणसूत्र बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये मतलब एक ही गुणसूत्र में जब बहुत सारे अर्ध गुणसूत्र बन गए, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा बन जाते हैं, और वो मिलकर फिर बहुत सारे क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं, तब इस स्थिति को अपन बोलते हैं पोलीटीन गुणसूत्र या मैनी स्ट्रैंडेड। तो ये क्यों होता है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन से, या जिसको अपन डुप्लीकेशन भी कहेंगे, उसके अतिरिक्त रेप्लिकेशन से होता है ये। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एक ही गुणसूत्र में एक से ज़्यादा स्ट्रैंड या एक से ज़्यादा क्रोमेटिड बन जाते हैं। तब ऐसे गुणसूत्र को अपन स्पेशल टाइप का है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं या बहुत सारे क्रोमेटिड बन जाते हैं, तो वो गुणसूत्र क्या कहलाएगा, पोलीटीन। इनको स्लाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं। स्लाइवरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको सर्वप्रथम कीटों की लार्य ग्रंथियों में खोजा गया था। लार्य
ग्रंथि में इसको खोजा गया था, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लारिये गुणसूत्र या स्लाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो इसका अर्थ आपके समझ आ गया होगा कि पॉलीटीन का मतलब होता है जब किसी गुणसूत्र में अनेक सूत्र हो या अनेक क्रोमोनिमेटा हो या अनेक क्रोमेटिड हो। तो जब अनेक क्रोमोनिमेटा होंगे तो वो अनेक क्रोमेटिड का निर्माण कर लेंगे। तो अब ये सारे क्रोमेटिड है वो आपस में एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं, तब उसको हम क्रोमोसेंटर कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके खोज के बारे में। अब जैसे बहुत सारे सूत्र, तो इन्होंने मिलकर एक अर्धगुणसूत्र बनाने, इन्होंने एक अर्धगुणसूत्र बना लिया, इन्होंने एक अर्धगुणसूत्र बना लिया। इस हिसाब से बहुत सारे अर्धगुणसूत्र बन जाते हैं और वो एक ही जगह जुड़े रहते हैं, अलग गुणसूत्र नहीं बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। मतलब एक गुणसूत्र में एक से ज़्यादा क्रोमेटिड होंगे लेकिन वो अलग होकर अलग गुणसूत्र नहीं बनाएंगे, वहीं पर उसी पॉइंट से जुड़े रहेंगे। तो अब पढ़ते हैं खोज। देखिए, तो खोज जैसे आपको बताया था, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे, इनका नाम याद रखिएगा, बालबियानी। बालबियानी ने एक कीट था कायरोनोमस नामक द्विपंखी, दो पंख जिसके होते हैं, द्विपंखी कीट की, बालबियानी ने कायरोनोमस नामक द्विपंखी कीट की सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड का मतलब हो गया लारी ग्रंथि में, बहुत बड़े गुणसूत्र देखें जिन्हें पॉलीटीन नाम दिया, पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखिए, याद रखिएगा कि बालबियानी ने कायरोनोमस नामक एक द्विपंखी कीट, मतलब जिसके दो पंख होते हैं, उस कीट के लारे ग्रंथि में बहुत बड़े बड़े गुणसूत्र देखें। लारे ग्रंथि की जो सेल थी, कोशिकाएं थी, लारे ग्रंथि की जो सेल्स थी उसमें बहुत बड़े बड़े गुणसूत्र देखे जिनको पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी क्रोमोसोम कहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है, तो कहाँ कहाँ अभी तक ये देखी गई है। तो ये जो द्विपंखी कीट होते हैं, द्विपंखी कीट जिनको अपन डिप्टेरा भी बोलते हैं, डिप्टेरा वंश के, तो जैसे मच्छर है, मच्छर में देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है, और कायरोनोमस में, ये तो कीट हो गए, मच्छर, ड्रोसोफिला, कायरोनोमस, ये तो कीट हो गए। ये कुछ प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और मैमल्स के अंदर में भी पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से ये कीटों में मिले हैं, देखो उसकी खोज है वो कीटों में की गई है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, जैसे ये जो कीट होते हैं उनकी तो लार ग्रंथियों में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। मेल पीगी नलिकाएं होती है, उन उत्सर्जक नलिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। आंत की जो उपकला होती है, उपकला की जो कोशिकाएं होती है, उपकला सेल में, जैसे ड्रोसोफिला के अंदर ये मिलता है। ड्रोसोफिला में आंत की उपकला की सेल में पाए जाते हैं। और जो द्विपंखी कीट होते हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड में और कुछ के मेलपीगी नलिकाओं में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे ये प्रमुख इनकी प्राप्ति हुई है, सलाइवरी ग्लैंड, मेलपीगी नलिकाएं या आंत के उपकला में पाए जाते हैं, जैसे ड्रोसोफिला आंत के उपकला में मिलते हैं। मुख्य रूप से इनकी खोज हुई थी सलाइवरी ग्लैंड में, इस कारण इसको सलाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर। देखिए, तो स्ट्रक्चर में जैसे आपको बताया था कि नॉर्मल गुणसूत्र में 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं, क्योंकि और उन अर्धगुणसूत्रों में 2 दागीनुमा रचनाएं होती है जिनको क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा कहते हैं।
अब जब गुणसूत्र में बहुत सारे क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा बन जाते हैं तो उसके कारण गुणसूत्र में अनेक क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पॉलीटीन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं, वो बहुत सारे सूत्रों या सूत्र या धागे मान लो, सूत्रों या जिसको अपन कहते हैं क्रोमोनिमा, या इसको हम एक और कह सकते हैं क्रोमोनिमेटा से बने होते हैं, अतः ये क्रोमोसोम बहुसूत्रीय मल्टी स्ट्रैंडेड होते हैं। बहुसूत्री दिखाई दे देंगे, बहुत सारे इसके सूत्र बन जाएंगे। ये बहुत सारे क्रोमोनिमा मिलकर अनेक अर्ध गुणसूत्र जिसको अर्ध गुणसूत्रों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमेटिड बना लेते हैं, अर्ध गुणसूत्र बना लेते हैं। यानी पॉलीटीन में बहुत सारे सूत्रों या क्रोमोनिमा से बने होते हैं, अतः ये गुणसूत्र बहुसूत्रीय दिखते हैं और ये बहुत सारे जो क्रोमोनिमा है ये मिलकर अनेक अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड बना लेते हैं। और ये सभी जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये एक सामान्य पॉइंट से जुड़े रहते हैं, जैसे आपको बताया गया, उस एक सामान्य क्रोमोसेंटर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर से अटैच रहते हैं या जुड़े रहते हैं। बस ये स्थिति, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये मुख्यतः एक अर्ध गुणसूत्र में है, ये दो अर्ध गुणसूत्र हो गए। ये तो नॉर्मल बात है कि ये पहला अर्ध गुणसूत्र, ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र, दोनों में दो धागे हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर इस तरह से हो जाए, इसके अंदर ये क्रोमोनिमेटा हो खूब सारे बन गए, इसमें भी खूब सारे बन गए, इसमें भी खूब सारे बन गए, और इसमें भी बहुत सारे बन गए, और इसमें भी बहुत सारे बन गए। अब आगे स्थिति क्या आएगी? तो इससे क्या होगा? आगे स्थिति ये आएगी कि इससे एक से ज़्यादा अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे। जैसे ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, तो इसमें बहुत सारे अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे बहुत सारे। तो जब किसी गुणसूत्र में बहुत सारे क्रोमोनिमा होते हैं, वो क्रोमोनिमा मिलकर बहुत सारे अर्ध गुणसूत्र बना लेते हैं, तो इस स्थिति को हम पॉलीटीन स्थिति बोलेंगे, पॉलीटीन पोजीशन बोलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये मतलब ये ज़्यादा क्रोमोनिमा कैसे बने? तो देखो, ये एक गुणसूत्र है जिसके अंदर दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो अर्ध गुणसूत्र लिपटे हुए हैं। अब इसमें डीएनए का एक अणु है, इसमें डीएनए का दूसरा अणु है। दो डीएनए के अणु होते हैं, दोनों एक गुणसूत्र में डीएनए के दो अणु होते हैं। लेकिन अगर डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कि डीएनए का रेप्लिकेशन पर रेप्लिकेशन होता रहे, डीएनए की मात्रा बढ़ जाए, तो क्योंकि ये अर्ध गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो जब डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके अंदर इस तरह से एक और अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। फिर वो डीएनए की मात्रा और बढ़ गई तो और अधिक अर्ध गुणसूत्र बन गए, डीएनए की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई तो और अधिक अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये स्थिति आती है जब डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? देखो, ये बहुत सारे जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स किसका बना होता है? डीएनए व स्टोन का बना होता है। हम जानते हैं स्टोन से बना होता है। तो ये बहुत सारे क्रोमेटिड डीएनए के अंतः पुनः द्विगुणन, ये ध्यान रखिएगा, अंतः पुनः द्विगुणन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोरीडुप्लीकेशन, या इसका एक नाम और है एंडोरेप्लिकेशन।
मतलब डीएनए का अंतः पुनः द्विगुणन हो जाता है। अंतः पुनः द्विगुणन का मतलब होता है कि डीएनए की मात्रा बिना कोशिका विभाजन और बिना केंद्र के विभाजन से लगातार बढ़ती रहती है। तो इस डीएनए के अंतः पुनः द्विगुणन से क्या होता है, जैसे कि अंतः पुनः द्विगुणन का मतलब है डीएनए जैसे 2C था, ये बढ़कर 4C हो गया, ये तो नॉर्मल होता है। फिर 4C जैसे 8C हो गया, फिर 16C हो गया। इस तरह से ये डीएनए की मात्रा बढ़ती जाती है। जब डीएनए, हम जानते हैं कि सामान्य विभाजन में डीएनए डबल होता है, लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा हो गया और डीएनए की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अब डीएनए बढ़ रहा है तो एक गुणसूत्र पर ये क्रोमोनिमेटा भी ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि डीएनए, हमें इनको बनाने के लिए डीएनए और प्रोटीन चाहिए। तो जब डीएनए और प्रोटीन ज़्यादा बन गए तो ये हम एक से ज़्यादा इसमें ये आपके क्रोमोनिमा और ज़्यादा बन जाएंगे। तो और ज़्यादा बन जाएंगे तो अर्ध गुणसूत्र भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये बहुत सारे क्रोमेटिड डीएनए के अंतः पुनः द्विगुणन द्वारा बनते हैं। अपन ये लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे ये स्थिति आती है, अंतः पुनः द्विगुणन ये है, तो डीएनए के एंडो रेप्लिकेशन, इसको एंडो रेप्लिकेशन भी कह सकते हो या एंडो रीडुप्लिकेशन भी कह सकते हो। तो डीएनए के एंडो रेप्लिकेशन से इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे ये 2C से 4C हो गया, फिर 8C हो गया, फिर 16C 16C हो गया, मतलब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो डीएनए के एंडो रीडुप्लिकेशन होगा तो इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र में अनेक क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड, जिसको अपन अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं, क्रोमेटिड का निर्माण हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास डीएनए प्रोटीन है तो हम और ज़्यादा क्रोमेटिड का निर्माण कर सकते हैं। तो इनके गुणसूत्र में अनेक क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान रखिए, एंडो रीडुप्लिकेशन का मतलब है इसमें डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, केवल डीएनए का रेप्लिकेशन। कोशिका का विभाजन या केंद्र का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर केंद्रक व कोशिका द्रव्य जो होता है उसका विभाजन नहीं होता है, केवल डीएनए डबल होता है, डबल से भी ज़्यादा। जैसे 2 से 4C, फिर 8C, फिर 16C, डीएनए डबल होता है। मतलब यहाँ पर केंद्र का या कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, केवल डीएनए बढ़ेगा और उस डीएनए के बढ़ने के कारण, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडो रीडुप्लिकेशन। केवल डीएनए का बढ़ना, कोशिका में डीएनए लगातार बढ़ रहा है लेकिन केंद्र का विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है, या कोशिका द्रव्य या केंद्र का विभाजन पूरा नहीं होकर डायरेक्ट फिर वापस डीएनए डबल हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है एंडो रीडुप्लिकेशन, जिसमें केवल डीएनए बढ़ता है जबकि कोशिका विभाजित भी नहीं होती है और केंद्र का विभाजन भी नहीं होता है। तो इस स्थिति में जब डीएनए ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुणसूत्र में अनेक क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड का निर्माण और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है इसके अंदर। अब देखिए आगे और देख लेते हैं इसमें कि जैसे अभी हमने कहा कि ये डीएनए कैसे बढ़ा। तो नॉर्मल जैसे डीएनए 2C है तो ये बढ़कर जैसे 4C हो गया, फिर 8C हो गया, फिर 16C हो गया, फिर 32C हो गया जैसे। तो इस तरह से ये डीएनए का रेप्लिकेशन बढ़ रहा है जैसे। अब डीएनए जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम गुणसूत्र में एक से जैसे 2C है जैसे डीएनए, तब गुणसूत्र के अंदर एक अर्ध गुणसूत्र होता है। जब ये 4C हो जाता है कोशिका विभाजन में, तब गुणसूत्र में एक अर्ध गुणसूत्र और बन जाता है, तब ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन जब 8C हो गया तो इसका मतलब है इसके अंदर अर्ध गुणसूत्र है वो और ज़्यादा बन जाएंगे। देखो और ज़्यादा बन गए। जब ये 16C हो गया तो अर्ध गुणसूत्रों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी वो? क्योंकि डीएनए ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी अधिक मात्रा मिल रही है अपन को, तो उतने ही ज़्यादा इसमें अर्ध गुणसूत्र बनने जाएंगे। अर्ध गुणसूत्र जब बढ़ जाएंगे तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलीटीन की स्थिति। अब इसमें स्ट्रैंड कैसे बढ़ेंगे? जैसे एक गुणसूत्र के अंदर जो सूत्र या क्रोमेटिड है वो कैसे बढ़ेंगे। देखो
क्रोमेटिड। जैसे 2 है, 2 से 4 हो गए, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 हो गए, फिर 256 हो गए, फिर आपके 512 हो गए, फिर जैसे 1024 हो गए। तो ये डीएनए के क्रोमेटिड की संख्या बढ़ रही है। क्रोमेटिड की संख्या, जितना ज़्यादा डीएनए बढ़ता जाएगा उतना ही आपका ये क्रोमेटिड की संख्या भी बढ़ती जाएगी। देखो तो 1024 इतने भी क्रोमेटिड हो सकते हैं। तो लगभग इसमें ये देखा गया कि 9 से 10 बार द्विगुणन हो सकता है डीएनए का। द्विगुणन मुख्यतः इतना हो सकता है, जैसे एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार तक इसका 9 से, और 1024 से भी ज़्यादा हो सकता है। 9 से 10 तक इसका देखा गया है कि द्विगुणन देखने को मिलता है इसके अंदर। अब इसमें जो अर्धगुणसूत्रों की संख्या है पॉलीटीन में, जो सूत्रों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक साइंटिस्ट हुआ था पेंटर, तो पेंटर के अनुसार एक पॉलीटीन गुणसूत्र में 1024 तक क्रोमेटिड की संख्या हो सकती है, स्ट्रैंड की संख्या। और एक साइंटिस्ट हुआ था बियरमैन, तो उनके अनुसार तो 16,000 तक भी हो सकती है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग स्थिति में दिया गया है। अब अपन जैसे इन पॉलीटीन गुणसूत्रों को देखें, इनकी संरचना को देखें, तो होता क्या है कि जैसे ये एक पॉलीटीन गुणसूत्र है, तो इनके ऊपर गहरी व हल्की धारियाँ पाई जाती है। जैसे ये तो गहरी है और ये हल्की और गहरी, इसके ऊपर धारियाँ पाई जाती है। तो ये इसका अति कुंडलन से और कम कुंडलन से होता है। तो जो पॉलीटीन जो गुणसूत्र होते हैं पर एकांतर क्रम में स्पष्ट गहरी व हल्की अनुप्रस्थ पट्टियाँ पाई जाती है। अनुप्रस्थ पट्टियाँ पाई जाती है, देखो पाई जाती है। और ये कब दिखाई देती है, ये एक अभिकर्मक होता है, अभिरंजक। एक अभिरंजक से रंगने पर अपन को दिखती है, अभिरंजक होता है एक, इसका नाम होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन से ये दिखाई देगी अपन को, किससे दिखाई देगी, ये अभिरंजक फ्यूजन से दिखाई देगी। अब जो ये गहरी पट्टियाँ होती है ना, गहरी रंग की पट्टियाँ, गहरी पट्टियाँ जो होती है, उन पट्टियों को तो अपन बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। और ये आपकी क्रोमेटिन की बनी होती है, हेटेरोक्रोमेटिन से बनी होती है। और ये गहरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर अति कुंडलन पाया जाता है। जबकि जो हल्की पट्टियाँ मिलेगी आपको इसके ऊपर, हल्की पट्टियाँ भी देखेंगे, उनको अपन इंटरबैंड्स कहते हैं। बैंड के बीच बीच में इंटरबैंड्स, उनको क्या कह रहे हैं अपन, इंटरबैंड। और इंटरबैंड किसके बने होते हैं, ये यू क्रोमेटिन के बने होते हैं। क्रोमेटिन के 2 पार्ट होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। तो ये यू क्रोमेटिन से बने होते हैं और ये थोड़े कम कुंडलित होते हैं और अधिक सक्रिय होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये कम कुंडलित होते हैं लेकिन अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन है वो कम सक्रिय होते हैं। तो गहरी पट्टियाँ बैंड्स और हल्की पट्टियाँ को क्या कहेंगे, इंटरबैंड कहेंगे। अब कई कई जगह पर देखो इसमें अपन को फूली हुई संरचना दिखाई देगी। तो ये जो पॉलीटीन गुणसूत्र की रचना होती है, इनकी पॉलीटीन गुणसूत्रों पर एक चीज़ और देखना, पॉलीटीन क्रोमोसोम पर कुछ फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें पफ, इनको क्या कहते हैं, पफ या पफ्स, इनको पफ्स
या बाल बियानी रिंग भी बोलते हैं इनको, बाल बियानी रिंग्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन्हें पफ PUFF पफ्स या बाल बियानी रिंग कहते हैं। देखो अब ये जो पफ है ना, ये पफ क्या काम करता है, ये जो पफ होते हैं ये आपके जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसके एक कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। इस भाग में, पफ भाग में, इस भाग में जो आपके क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड वो अकुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। इससे वहाँ पर DNA क्या होता है, फूली हुई जगह बना लेता है। अकुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं और यूक्रोमेटिन से बने होते हैं। ये भी किससे बने होते हैं, यूक्रोमेटिन से बने हैं और बहुत अधिक सक्रिय भाग होते हैं। ये अधिक सक्रिय भाग होते हैं और इन पफ से ही, ये जो पफ होते हैं इन पफ से ही, मतलब इन पफ से ही अनुलेखन होगा और अनुलेखन द्वारा यहाँ पर mRNA का निर्माण किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, mRNA का निर्माण होता है। तो पफ से ही अनुलेखन द्वारा mRNA का निर्माण किया जाएगा। अब जैसे इसकी अपन अगर देखें संरचना तो कैसी होती है, देखो इसकी संरचना, जैसे ये एक पॉलीटीन गुणसूत्र, जैसे ये पॉलीटीन गुणसूत्र है, बहुत सारे आपको इस पर क्या दिखा देने हैं, अर्धगुणसूत्र दिखा देने हैं, ये इस तरह से। इस तरह से तो ये जैसे इसके ऊपर तो हो गई गहरे और हल्के रंग की धारियाँ, जैसे ये आपको ऐसे गुणसूत्र दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे, और ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे गुणसूत्र एक जगह जुड़े हुए हों, लेकिन ये अलग एक जगह नहीं जुड़े होते हैं। इनमें एक ही गुणसूत्र पर एक से ज़्यादा आपके अर्धगुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को तो अपन बोलते हैं क्रोमोसेंटर, क्रोमोसेंटर। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम मान लें अपन, ये एक क्रोमोसोम मान लें, तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर अपन ये देख लें एक बार कि आपके ये एक फर्स्ट, जैसे एक अर्धगुणसूत्र की ये दाईं आर्म मान लें ये, और एक बाईं भुजा मान लें, तो ये अर्धगुणसूत्र हो गए। ये क्या हो गए, अर्धगुणसूत्र। तो एक से ज़्यादा, जैसे 1 2 3 और एक और भी बनाना चाहिए तो जैसे कि ऊपर और भी बन जाते हैं, ये अर्धगुणसूत्र और ज़्यादा पाए जाते हैं इसके ऊपर। तो बहुत सारे अर्धगुणसूत्र मिलेंगे आपको। अब इस कुछ जगह पर ये फूली हुई जगह होती है, इन फूली हुई जगह को अपन क्या कहते हैं, पफ कहते हैं। अब अगर अपन एक इस जगह का एक पोर्शन का चित्र बनाएं तो ये चित्र देखो इस तरह से बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे क्रोमोनिमा होते हैं। तो ये क्रोमोनिमा क्या होते हैं, इस तरह से फूल कर ये संरचना बनाते हैं, इस तरह से ये इसके अंदर बना लेते हैं। अब इसके अंदर अगर अपन और भी देखें तो इसके अंदर क्या होता है वो अपन देखेंगे। देखिए ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है, पफ। अब ये कैसे बनती है, तो देखिए ये क्रोमोनिमा ये कुंडलित है, इस तरह से ये गहरे रंग की धारियाँ बना रहा है, फिर ये गहरे रंग की धारी, फिर हल्की, फिर गहरी, फिर ये बिल्कुल कुंडलित न होकर यहाँ पर क्या होता है, एक इस तरह से फूला हुआ भाग बना लेता है। फिर ये गहरे रंग की पट्टी, फिर गहरे रंग की, फिर हल्की, फिर गहरे रंग की पट्टी, इस तरह से बनाता है। इसी तरह से ये इसके पास और होता है, इस तरह से ये गहरे रंग की पट्टी बन गई, फिर हल्की, फिर गहरे रंग की, फिर जैसे ये वापस इस तरह से आके फूल कर इस तरह से गहरे रंग की, फिर हल्की, फिर गहरे रंग की, फिर हल्की, फिर गहरे रंग की, यानी एक से ज़्यादा क्रोमोनिमा हो गया ये। इसी तरह से देखा एक और दिखा देते हैं यहाँ पे,
ये गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की, फिर गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की, फिर गहरे रंग की, फिर हल्के रंग की, फिर इस तरह से ये फूल कर पप बना लेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा हमको क्रोमोनिम, दो से ज़्यादा हमको क्रोमोनिम दिखाने हैं, ये क्रोमोनिमा हो गई। इसी तरह से दूसरी साइड के अंदर भी इसी तरह से ये एक गहरे रंग की, हल्के रंग की, गहरे रंग की, हल्के रंग की, गहरे रंग की, हल्के रंग की, फिर ये कुंडलित होकर एक पप बना लेंगे। फिर ये गहरे रंग की, फिर ये क्या है, क्रोमोनिमा। ये क्या है, क्रोमोनिमा। और ये क्रोमोनिमा बहुत सारी बन गई ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से दिखाई देंगे अपन को। इसी तरह से एक और दिखा देते हैं। ये तो दिखेगी अपन को गहरी पट्टियाँ, और ये बीच वाली दिखेगी हल्के रंग की। ये दिखेंगे अपन को फूले हुए भाग इस तरह से, ये पप दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे, ये पप दिखेंगे। तो यहाँ से ये पप होगा, और यहाँ से क्या बनेगा, mRNA। तो देखो इन गुणसूत्रों को आप देखोगे ना, तो इसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे आपको क्रोमोनिमा मिलेंगे, और इसमें बहुत सारे आपको अर्ध गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। तो इस पर ये जगह जगह जो फूली हुई संरचना दिख रही है, ये फूली हुई संरचना पप होती है, और पप के कारण mRNA बनता है। तो इसको तो हम कह सकते हैं, देखो ये तो होते हैं बैंड्स, ये तो क्या होते हैं, बैंड्स। और ये बीच बीच के अंदर जो हल्के रंग की होती है, इनको बोलेंगे इंटर बैंड्स। इनको क्या कह देंगे, इंटर बैंड। और ये जो संरचना फूली हुई संरचना दिखेगी, ये क्या होती है, पप होती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमोनिमा है, क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमा, या इनको आप क्रोमेटिड भी कह सकते हो। कहने का मतलब है, एक सामान्य गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, उनके अलावा अगर एक गुणसूत्र में बहुत ज़्यादा अर्ध गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, और वो डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण ऐसा हो रहा है, तो ऐसे गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, पॉलीटेन कहलाते हैं। और अब इनका मुख्यतः इनका काम क्या है, तो देखो इससे क्या होता है, जो पप होता है, एक तो इसमें पप ज़्यादा बनते हैं, तो पप ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पर mRNA ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर जब डीएनए ज़्यादा रहेगा, तो मतलब एक ही तरह की जीन बहुत सारी कॉपियों में पाई जाएगी। जैसे इसमें तीन है, तो एक ही तरह की जीन तीन तरह कॉपियों में पाई जाएगी। तो जीन जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही फटाफट होता है। तो जीन एक्सप्रेशन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और mRNA निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और गुणसूत्रों की संख्या और जो गुणसूत्रीय असामान्यताएं पैदा होती है, डिसऑर्डर, उनके अध्ययन करने में भी पॉलीटेन गुणसूत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो पॉलीटेन गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए, मतलब गुणसूत्रीय असामान्यता जो होती है, डिसऑर्डर, उनका पता भी अपन पॉलीटेन गुणसूत्र से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके थे पॉलीटेन गुणसूत्र, जो किसके कारण से बने हैं, डीएनए के बार बार रेप्लिकेशन के होने के कारण। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए की मात्रा बहुत बढ़ गई। डीएनए की मात्रा बढ़ गई तो क्या काम में आएगी, तो वो अधिक से अधिक क्रोमोनिमेटा बना लेगी, या क्रोमेटिड बना लेगी। और क्रोमेटिड बन जाएंगे तो एक गुणसूत्र पर एक से दो से ज़्यादा क्रोमेटिड आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये थे अपने पॉलीटेन गुणसूत्र। आशा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप, तो मैसेज मेरे को आप कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ पूछ सकते हैं। लाइक भी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।